चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का क्लास। ऑडियो ऑडियो ऑन करके एक बार अपनी उपस्थिति बता दीजिए, मैं शुरू करूं। कौन कौन है आज? हेलो, ऑडियो ऑन करिए, एक आध दो लोग। हेलो। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी 6 लोग हैं, ठीक है, जो जुड़ पाए, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। अब बीच में आज किसी को जोड़ेंगे नहीं, जो जो लोग पहले से हैं, क्योंकि उससे कट हो जाता है ना, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो कट हो जा रहा है ना। ठीक है, तो कल ही का टॉपिक रहेगा। आवाज सही जा रहा है ना? यस सर। हाँ सर। चलिए तो आवाज ठीक है। अब देखिए, कल का टॉपिक हम लोग का क्या था? वेबर का औद्योगिक उपयोगों के स्थानीयकरण। तो पे जो डाउनलोड हुआ है वो ट्रायल पे था, सही से किया जाएगा, ठीक है। जब ट्रायल पे हो सब सही से उसको करके एडिट करके टाइम मास्टर किया जाए तो अच्छा होगा। ये टॉपिक हम लोग का था और मैंने इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी। जैसे कि हमने बताया कि देखिए, जब आप आर्थिक भूगोल के पेपर में जाएंगे, आर्थिक भूगोल जो कि बीए सेकंड ईयर में भी है और एमए फाइनल, एमए प्रीवियस में भी है, इसमें जब आप जाएंगे तो एक शब्द मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री, उद्योग, ठीक है। अब ये जब मिलेगा इसमें टॉपिक क्या बनेगा? ये तो बनेगा उद्योग। सब लोग मत ऑन करिए, जब मैं कहूं तब ऑन करिए, तो फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो हो गया परिचय, एक हो गया प्रकार, ये टॉपिक ये हो गया। दूसरा बनेगा उद्योगों की स्थापना को करने वाले कारक, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। एक टॉपिक आपका बनेगा विश्व के प्रमुख उद्योग, और भारत का भी हो सकता है, भारत के प्रमुख, थोड़ा बहुत नोट भी कर लिया गया, ठीक है। जैसे लोहा का उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, कुछ भी, मैग्नीज उद्योग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक टॉपिक बनेगा उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत, जो कि आपका टॉपिक है, ठीक है। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत, ये सिद्धांत हो गया। बाकी एक टॉपिक पड़ेगा, प्रैक्टिकल का टॉपिक बनता है, जो कि आपके यहाँ प्रीलिमिनरी फाइनल के सिलेबस में है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण वक्र और स्थानीयकरण गुणांक। ये देखिए, इतने टॉपिक आपके मोटा मोटा आर्थिक भूगोल में जो यूनिट उद्योग से रिलेटेड होगा उसमें इस तरह के टॉपिक आपको मिलेंगे। अब देखिए, हम लोगों का टॉपिक आज का ये है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, लोगों के स्थानीयकरण सिद्धांत में हमने सिद्धांत भी आपको 3-4 चीजें बताई थी। जैसे ये टॉपिक लिखा है, जब जरूरत है तब ऑडियो ऑन करिए, हमेशा मत ऑन रखिए। लोगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत, ये टॉपिक है। अब इसमें हमने कहा कि जो सिद्धांत है, कई सिद्धांत की कई संख्या है। इसमें हमने बताया कि सिद्धांतों की को 4 प्रमुख कैटेगरियों में रखा गया है। एक लागत है, एक कीमत है,
एक बाजार प्रतिस्पर्धा है, एक है समन्वय। ये 4 कैटेगरियां हैं। तो आज हम लोग जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे उसके आगे, वो है वेबर, एक है हूबर। तो ये लागत में आता है, इसी तरह से कीमत में स्मिथ का है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके लिए सब लोग आगे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का सिद्धांत है वेबर, यानी कि लागत से संबंधित है, इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम ही है, देखिए नाम क्या है, इनके सिद्धांत का नाम ही देखिए क्या है, इनके सिद्धांत का नाम है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। इनके सिद्धांत का नाम, इसको नोट कर दीजिए, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी नाम है। इसको एकेडमिक जगत में इसको प्योर थ्योरी भी कहा जाता है, PURE, प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। शुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी या लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, इसका वेबर की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी या प्योर थ्योरी। ये तो हम लोग का एक जनरल परिचय हो गया। अब जब कल हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि कुछ देखिए इसके हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। इसमें देखिए जैसे हमने बताया कि इसमें परिचय हो गया, फिर मान्यता हो गया, फिर सिद्धांत का मुख्य भाग हो गया, सिद्धांत का मुख्य भाग हो गया। अब सिद्धांत के मुख्य भाग हमने कहा 2 पार्ट है, एक तो पार्ट है न्यूनतम परिवहन लागत, एक तो ये है, और एक पार्ट और है जिसे हम लोग कह सकते हैं न्यूनतम परिवहन बिंदु से विचलन। और इसमें 2 सेगमेंट है, एक तो है एकत्रीकरण का प्रभाव, एक है श्रम का प्रभाव। ये तो परिचय पहला हो गया, फिर मान्यता हो गया, सिद्धांत के मुख्य भाग में न्यूनतम परिवहन लागत है और फिर न्यूनतम परिवहन बिंदु से विचलन है। इसके अंदर 2 चीज हम पढ़ेंगे, एकत्रीकरण का प्रभाव और श्रम का प्रभाव। ठीक है, फिर इसके बाद हम हमारा जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नंबर 4 जिसे हम लोग कहेंगे मूल्यांकन। ठीक है, ये है। तो इसके 4 पार्ट हो गए, परिचय, मान्यता, सिद्धांत का मुख्य भाग, न्यूनतम परिवहन लागत और न्यूनतम परिवहन बिंदु से विचलन। जिसमें 2 बड़ी चीजों का अध्ययन करेंगे, एक का नाम है एकत्रीकरण का प्रभाव, दूसरे का नाम है श्रम का प्रभाव। चौथा जो पार्ट है सिद्धांत का, जिसे हम लोग मूल्यांकन कहेंगे, इसमें आलोचना प्लस सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने कल परिचय के बारे में अध्ययन किया था। परिचय में मैंने ये कहा था कि इनका सिद्धांत 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। इसका नाम था अर्बन डर स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल, ये मैंने बताया था। फिर 1929 में इसका ट्रांसलेशन हुआ अंग्रेजी में और नाम इसका हुआ थ्योरी ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, थ्योरी ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ 1929 में इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो परिचय भाग लोग यही लिखेंगे कि वेबर जो थे उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के प्रतिपादन में इनका सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इन्होंने पहली बार उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित किसी सिद्धांत या मॉडल को बनाने का प्रयास किया। 1909 में इन्होंने अपनी पुस्तक अर्बन डर स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल में उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में थ्योरी ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुआ। इनका सिद्धांत मैंने कल बताया था आपको, जागृति में स्थल सिद्धांत 3 है, 3 मुख्य है। एक नगरीय भूगोल में जिसे हम लोग केंद्र स्थल सिद्धांत कहते हैं,
एक कृषि भूगोल में जिसे हम लोग वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत कहते हैं, इसी तरह से ये है उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत, इसे हम लोग भूगोल में बोलते हैं स्थल सिद्धांत त्रयी, सेंट्रल प्लेस त्रयी, सेंट्रल लोकलाइजेशन कह सकते हैं, लोकलाइजेशन थ्योरी त्रयी माने ट्रायड, ट्रायड के लिए हिंदी में त्रयी, स्थानीयकरण सिद्धांत त्रयी। केंद्र स्तर सिद्धांत किसका? क्रिस्टॉलर का। कृषि में सिद्धांत है वो वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत है, और वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत है। तो परिचय क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया मान्यता। मान्यता में देखिए, मान्यता में हमने कहा था कि उन्होंने एक समरूप प्रदेश की कल्पना की है। कल टेम्पोररी काप करिए निकाल, यानी कि जलवायु संबंधी कोई भिन्नता नहीं होगी, उच्चारण संबंधी कोई भिन्नता नहीं होगी। आगे इन्होंने कहा एक समय में एक ही वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में विचार किया। एक समय में एक ही वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में विचार किया जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताया कि कच्ची सामग्री का स्रोत ज्ञात है, कल तक बताया था हमने, कच्ची सामग्री का स्रोत ज्ञात है, बाजार का पूर्ण ज्ञान है, और निश्चित स्थान पे तथा पूर्व में निश्चित दर पर पर्याप्त मात्रा में मजदूर उपलब्ध है। निश्चित मजदूरी पर, पूर्व निश्चित मजदूरी दर पर और निश्चित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में श्रम उपलब्ध है। ठीक है। और एक पॉइंट था जिसे हम लोगों ने कहा था विक्रेता आर्थिक मानव। आर्थिक मानव का मतलब हो गया कि वो लाभ के दृष्टिकोण से हर काम करेगा, यानी उद्योगों की स्थापना में वो लाभ को प्रथम स्थान देगा, प्रमुख स्थान देगा, या कह सकते हैं कि ओनली फैक्टर कर सकते हैं कि वो लाभ से ही प्रेरित होकर के उद्योग की स्थापना करेगा। और बाकी देखिए एक शब्द परिवहन खर्च, मैंने इसके बारे में बताया। परिवहन खर्च दूरी व भार के अनुपात का प्रतिफल होता है, ये वेबर ने कहा है। यानी कि अगर आप विचार करेंगे मान्यताओं में, तो पहली मान्यता होगी इन्होंने एक समरूप प्रदेश आइसोट्रॉपिक रीजन की कल्पना करी। दूसरा इन्होंने बताया कि एक समय में एक ही वस्तु के उत्पादन को फोकस किया जाएगा या विचार किया जाएगा। फिर कच्ची सामग्री का स्रोत ज्ञान ये कहते हैं, बाजार का पूर्ण ज्ञान है ये कहते हैं, विक्रेता आर्थिक मानव होता है ये कहते हैं, श्रम जो है निश्चित स्थान पर पूर्व निश्चित मजदूरी दर पर उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है, विक्रेता आर्थिक मानव होता है इसका मतलब समझ में आ गया। परिवहन खर्च दूरी व भार के अनुपात का प्रतिफल होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया मान्यता। अब देखिए अगला टॉपिक है प्रमुख सिद्धांत, इसी में अगला पार्ट है प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए प्रमुख सिद्धांत में आपको भी शुरू में मैंने फॉर्मेटिंग करने के दौरान बताया कि देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक तो न्यूनतम परिवहन लागत उस पर अध्ययन करना है, और एक न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन। इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये वेबर ये कहते हैं कि हम न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन कर सकते हैं, बशर्ते न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन करने पर होने वाली जो हानि है वो कहीं से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। तो क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने दो विकल्प समझाए, एक तो एकत्रीकरण का प्रभाव है, एक है श्रम का प्रभाव। ठीक है, तो डिटेल में चर्चा नहीं करते, जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पर करेंगे। अब देखिए एक बड़ा इशू है क्योंकि उनके सिद्धांत में बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, तो उन टेक्निकल टर्मों को समझना होगा। तो एक आपका अलग से ही बन जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे प्रमुख शब्दावलियां। प्रमुख शब्दावलियां, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए पहली शब्दावली है, इस पे कल हम लोग चर्चा किए थे, सर्व सुलभ पदार्थ। इसका मतलब होता है ये ऐसे पदार्थ, इसमें ऐसे, अब देखिए पदार्थ जब कहा जाए तो मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है।
जब कहा जाए सर्वसुलभ पदार्थ या सर्वत्र उपस्थित होने पदार्थ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बाजार हो, चाहे कच्चे माल का केंद्र हो, जो भी हो, यानी हर जगह रॉ मटेरियल उपलब्ध है, यानी कि बाजार में उपलब्ध है। स्वाभाविक है, अगर रॉ मटेरियल आपको बाजार में मिल जाएगा तो आप बाजार में ही फैक्ट्री की स्थापना करेंगे ताकि आपको परिवहन करना ही न पड़े। तो अगर सर्वसुलभ पदार्थ है, एकदम फिक्स है, बाजार की फैक्ट्री की स्थापना, उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? बाजार के पास होगी। ठीक है, चलिए आगे। फिर अगला पदार्थ है स्थानीय पदार्थ। स्थानीय पदार्थ, और स्थानीय पदार्थ का मतलब स्थान विशेष उपलब्ध होगा। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए जैसे कच्चा तेल हो गया, कच्चा तेल जैसे मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट माने सऊदी अरब वगैरह में, यानी हर जगह नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग स्थानीय पदार्थ बोलते हैं। और जैसे सर्कुलर में जल हो गया, मिट्टी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये लगभग देखिए कोई टेक्निकल एकदम नहीं, लेकिन लगभग जगहों पे ये पाया जाता है। सर्कुलर पदार्थ हो गया, स्थानीय पदार्थ। फिर एक है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल, कच्चे माल का जितना भार होगा उससे बनने वाली वस्तु का भार भी उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध पदार्थ हो गया। अगला देखिए है मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ का मतलब ये है कि जो कच्चे माल का जो वेट होगा, वजन होगा, वो तैयार माल से अधिक होगा। इसका मतलब हो गया कि मिश्रित पदार्थ की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि कच्चे माल का वेट तैयार माल से अधिक होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर इसी से रिलेटेड टॉपिक है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक का मतलब यह है कि इसका मतलब होता है कच्चे माल का भार बटा तैयार वस्तु का भार। ये होता है कच्चे माल का भार बटा तैयार वस्तु का भार। इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, अब देखिए कच्चे माल का भार बटा तैयार वस्तु का भार। इसमें हमने ये बताया कि देखिए इसको हम लोग पदार्थ सूचकांक को अंग्रेजी में बोलते हैं मटेरियल इंडेक्स। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एमआई। अब देखिए ये एमआई जो होती है वो एक से अधिक हो सकती है, बराबर हो सकती है, और एमआई एक से कम भी हो सकती है। अब इस पे कैसे देखिए, अगर कच्चे माल का भार अधिक है, जैसे यहाँ मान लीजिए जैसे 10/5 है, तो स्वाभाविक है एक से अधिक हो गया। अगर ये 10/10 है, एक हो जाएगा। इस तरह से अगर 10/12 है तो 12 से 96, 8 कुछ आ जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर तैयार माल का भार बढ़ेगा कच्चे माल से तो ये कच्चे माल कम होगा, दोनों बराबर होगा तो एक होगा। अगर कच्चे माल का भार अधिक है तो एक से अधिक होगा। तो इस तरह से है। तो पदार्थ सूचकांक एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत जरूरी जानना आपके लिए, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो टर्म है अगला जो टर्म है अगला जो टर्म है आपका वो है आइसोटोप। एक तो आइसोटोम शब्द है, आइसोटोम। आइसोटोम आप लोग नोट भी कर लिया करिए। आइसोटोम, आइसोटोम अंग्रेजी में ISOTOME। देखिए ये जो है ना, ये एक तुलना की समान परिवहन लागत रेखा है। समान परिवहन लागत रेखा क्या है?
समान परिवहन लागत रेखा है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कल, हमने कहा कि देखिए चाहे ये उत्पादित वस्तुओं के परिवहन समान परिवहन बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा होगी, या कच्चे माल से संबंधित उसको समान परिवहन समान मूल्य समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से मिलाकर। समान परिवहन लागत का मतलब जैसे आप 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपया लग रहा है, अब जहां जहां पे 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपया लग रहा होगा उसको मिला करके आप खींच देंगे, खत्म हो जाएगी, तो उससे आपकी समान परिवहन लागत बन जाएगी। तो आइसोटोम रेखा वो मैन्युफैक्चर्ड गुड यानी तैयार माल से रिलेटेड हो सकती है और कच्चे माल से रिलेटेड होगी। कुल मिला के ये होगा समान परिवहन लागत होगा, जहां जहां पे समान परिवहन लागत आएगा उस बिंदु को मिला करके। जैसे हम लोगों ने समदाब रेखा पढ़ा है, समदाब रेखा पढ़ा है, सेम कहानी आइसोटोम की भी। देखिए आइसो सब लगा भी है, आइसोटोम, आइसोबार, आइसो अभी अगला लेगा एक, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखिए क्या है, आइसोडोपेन। आइसोडोपेन क्या है, आइसोडोपेन। ठीक है, आइसोटोम आइसोडोपेन में एक बेसिक डिफरेंस है। आइसोडोपेन ये कहता है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड प्लस रॉ मटेरियल, यानी कि तैयार वस्तु माल प्लस कच्चे माल, ये दोनों आ जाता है इसमें। और इनको ढोने यानी कि परिवहन के दौरान जो समान लागत वाले परिवहन के बिंदु होते हैं उनको मिलाकर खींची जाती है, ठीक है। तो इसमें तैयार माल कच्चा माल दोनों आएगा, जबकि आइसोटोम हम लोग आइसोटोम में ये होता है कि तैयार माल के लिए अलग बनता है, कच्चे माल के लिए अलग बनता है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो शब्दावली क्लियर हो गई। आप चलिए मेन सिद्धांत चाहिए, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। अब देखिए न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत में आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी, जैसे रॉ मटेरियल। देखिए किसी वस्तु को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक भी कच्चा माल लग सकता है, एक से अधिक भी लग सकता है। तो पहले हम लोग कंडीशन देंगे, एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग, एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। इसी तरह से इसी में एक और कंडीशन बनेगी, जिसे हम लोग बोलेंगे 2 या 2 से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग। और एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग की व्याख्या कर लेते हैं। अब देखिए एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग में, चलिए पहली कंडीशन मान लीजिए है कच्ची सामग्री अगर सर्वसुलभ है, कच्ची सामग्री सर्वसुलभ, ये कंडीशन है, तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी, कोई बताए लोग। कच्ची सामग्री के सर्वसुलभ उद्योग की स्थापना कहाँ होगी, एक ही कच्चा माल है, कोई बोले। एक लोग कोई बोलिए। बाजार में, बाजार के पास होगी ना, कोई दिक्कत किसी को? क्यों होगी, क्योंकि बाजार में भी जब रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो हम दूर क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हमको बेचने तो अल्टीमेटली आना पड़ेगा ना, तो हमको बाजार में, इसलिए उद्योग की स्थापना कहाँ करेंगे,
बाजार में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए। स्थानीय बाजार में नहीं बेच सकते हैं? क्या स्थानीय बाजार है? कहीं बाजार हो, बाजार का मतलब एक बाजार कोई ज्यादा दिमाग को लगाओ, हमने क्या बोला, बाजार का पूर्ण ज्ञान है लिखा है, ठीक है। तो बाजार की विभिन्न प्रकार की बाजारों की कल्पना मत करो। जैसे अगर मान लो रतनपुरा में कोई वस्तु बन सकता है, रतनपुरा मार्केट है और रतनपुरा में ही आपको, और पता है रतनपुरा में आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है हम लोग रतनपुरा में फैक्ट्री लगा देंगे। अगर कहीं दूर लगाएंगे तो उसको ढो के लाना पड़ेगा, नहीं रतनपुरा लाना पड़ेगा। बस लाना पड़ेगा। क्या हो गया? वो कच्चा माल नहीं लाना पड़ेगा। नहीं हो गया हो गया ना। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर वो कच्चा पदार्थ आपको बाजार में ही मिल जाए तो स्वाभाविक हम लोग बाजार में लगाएंगे, हम दूर क्यों लगाएंगे। और सर्वसुलभ है, इसका मतलब बाजार में सर्वसुलभ ही होगा। ये देखिए, ये जो कंडीशन माल कितना है, एक है, और उसके बाद कंडीशन जो आपको बताएगा रॉ मटेरियल के टाइप, रॉ मटेरियल के टाइप में आपको बताएगा सर्वसुलभ। इसी तरह से देखिए, अगर दूसरा है शुद्ध व स्थानीय, शुद्ध व स्थानीय, ये ठीक है। अब शुद्ध है जिसका मतलब, शुद्ध का मतलब ये बताया गया है कि कच्चे माल और तैयार माल में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए, अगर वो स्थानीय है, स्थान का मतलब अगर वो मार्केट से दूर है, जैसे मानिए रॉ मटेरियल यहाँ पे आर, तो स्वाभाविक है कि आप क्या कर सकते हैं, और शुद्ध भी है तो आप चाहें तो यहाँ इंडस्ट्री लगा दें, लगा करके आपको ढोके लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आर पे आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप नया माल तैयार कर लेंगे, तो यहाँ लेके चले आएंगे, क्योंकि ये शुद्ध भी है तो स्वाभाविक है उसकी वजनाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। शुद्ध का मतलब यही बताया गया, तैयार माल का भार और उत्पादित वस्तु का भार, नहीं तैयार माल का भार प्लस कच्चे माल का भार, दोनों का सेम होगा। तो चाहे आप इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, चाहे आप इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे मार्केट के पास तो कच्चा माल ढो करके आपको लाना पड़ेगा, लेकिन वेट वही है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप लगाएंगे तो तैयार माल आपको यहाँ पे ले आना पड़ेगा। एक ही बाजार है, ये दिमाग में रखिए आप, क्योंकि हम लोग एक हाइपोथेटिकल, एक सैद्धांतिक पहलू को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, शुद्ध व स्थानीय है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। वहां हम लोग चाहे तो रॉ मटेरियल लेके चले जाएं, चाहे वहां पे लगा दिया, नहीं आप बाजार केंद्र पे और कच्चे सामग्री के स्रोत दोनों में से कहीं भी या उसके बीच में जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यानी किसका जो रास्ता होगा, जैसे मान लीजिए चाहे यहाँ पे लगा दें इंडस्ट्री, रास्ते में कोई समस्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर अगला कंडीशन है मिश्रित पदार्थ है, तो बताइए इंडस्ट्री कहां लगेगी, बोलिए। कौन है ये टीटू? यस सर। हाँ, कहाँ लगेगी इंडस्ट्री अगर मिश्रित पदार्थ है, रॉ मटेरियल, बोलिए। सर जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल माने कच्चा माल, कच्चा माल अगर मिश्रित पदार्थ है तो कहाँ लगेगा, बाजार के पास लगेगा या कच्चे माल के पास लगेगा, कच्चे माल के स्रोत के पास, बाजार के पास। यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, बोलिए। बाजार के पास लगेगा। बाजार के पास लगेगा, कच्चे माल के पास लगेगा। जानते हैं क्यों? हम बता रहे हैं रीजन, देखिए, क्योंकि अगर मिश्रित पदार्थ है तो उसका वजन ज्यादा होगा ना तैयार माल की तुलना में। तो अगर आप यहाँ कच्चे माल, अगर बाजार के पास इंडस्ट्री लगा देंगे तो अब मान लीजिए अब यहाँ से सारा कच्चा माल आपको ढोके यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, जिसकी वजनाई ज्यादा है तो स्वाभाविक परिवहन लागत ज्यादा नहीं आ जाएगी। और अगर कच्चे माल की बात आपको बता देते हैं तो उत्पादन कर लेंगे, उत्पादन करने के बाद उत्पादित वस्तु का भार कम हो जाएगा। अब कम भार को ही आपको ढो करके बाजार के पास ले जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रॉ मटेरियल का अगर वेट, भार उत्पादित वस्तु के भार से अधिक आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित पदार्थ। अब स्वाभाविक है अगर आप बाजार के पास इंडस्ट्री लगा देंगे
तो रॉ मटेरियल जिसका वेट तैयार माल से ज्यादा रहेगा सबको ढो करके ले जाएंगे तो उसमें परिवहन लागत आपका अधिक आ जाएगा। अब क्योंकि ये सिद्धांति है परिवहन लागत सिद्धांत जिसको बोलते हैं, लागत को कम करना, लागत में परिवहन लागत भी आता है। कल मैं बता रहा था आप लोगों को, परिवहन लागत हो गया, प्रक्रिया जन्य लागत हो गया। इसी तरह से अगर आप लोन लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी आपकी लागत में आएगा। तमाम तरह का लागत होता है, लेकिन वेबर ने सिर्फ अपने सिद्धांत में परिवहन लागत को फोकस किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक दो पहलुओं को विचार किया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कहाँ लगेगा? बाजार के पास लगेगा। कोई पूछेगा अगर आपसे तो आप बताइए, कच्ची सामग्री का स्तर सुलभ है तो कहाँ लगेगा? बाजार के पास लगेगा। अगर शुद्ध है तो अगर मान लीजिए इसको भी हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो अलग करने से अलग दिक्कत होगी। स्थानीय है, मिश्रित है, तो अब इसलिए हम लोगों ने एक में पढ़ लिया, अगर स्थानीय शुद्ध है तो स्वाभाविक है हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो स्थानीय मिश्रित है, मिश्रित पदार्थ है और मार्केट के पास नहीं है, स्थानीय की जो भी और बढ़िया रहेगा आप लोगों को। अभी जैसे आपके दिमाग में यह बात आ जाए कि भाई बाजार में ही कच्चा माल है, तब कोई बातें नहीं है। लेकिन जब ये कहेगा सर सुलभ, तभी हम बाजार में फोकस करेंगे, बाजार में रॉ मटेरियल है। अगर इस तरह का सब चेंज है, इसका मतलब बाजार में फिर रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग की 3 कंडीशन आपको बताएगी। कच्ची सामग्री सर सुलभ है, उद्योग की स्थापना बाजार के पास, शुद्ध और स्थानीय है। मतलब शुद्ध और स्थानीय का मतलब हो गया कि मार्केट में रॉ मटेरियल, मार्केट के पास, बाजार के पास रॉ मटेरियल नहीं चाहते। अगर मिश्रित पदार्थ लिखा है इसका मतलब उसमें भी स्थानीय शब्द छिपा हुआ है, इसका मतलब रॉ मटेरियल बाजार के पास नहीं है। तो स्वाभाविक है हम ये समझाएंगे कच्चे माल के स्रोत के पास। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब अगली जो कंडीशन आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हो गया एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए है या 2 से अधिक कच्चे माल पर आधारित 2 या 2 से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब इसमें भी उसी तरह का कंडीशन मिलेगा। जैसे देखिए अगर सामग्री कच्चे माल की सामग्री क्या है? सर्व सुलभ है, ठीक है, अगर वो शुद्ध है, वह स्थानीय है, और अगला कंडीशन है मिश्रित पदार्थ है। ठीक है, तीनों कंडीशन मिल गई। ठीक, अब देखिए अगर वो सर्वसुलभ है तो अब ये दिमाग में रखिए 2 या 2 से अधिक है। मान लीजिए हम लोग 3 मान लेते हैं, 3 कच्चा माल लग रहा है किसी चीज, जैसे मान लीजिए लोहा का उद्योग है तो खनिज, लौह खनिज लगेगा, मैग्नीज लगेगा, कोयला लगेगा, इस तरह से 3 लगेगा, 3 रॉ मटेरियल लगेगा। तो अब जैसे सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ का मतलब हो गया इसका मतलब बाजार में भी है, तो फैक्ट्री कहाँ लग जाएगी? लोग जैसे सर सुलभ अगर रॉ मटेरियल है, मानिए कि बाजार में ही लोहा लोहा अयस्क भी है, मान लीजिए लोहा इस्पात की फैक्ट्री लगानी है, आपको किसकी लगानी है? लोहा इस्पात। अब लोहा इस्पात की फैक्ट्री आपको लगानी है, और लोहा इस्पात को बनाने के लिए मान लीजिए कोयला भी लगता है, मैग्नीज भी लगता है, लौह अयस्क भी लगता है, और तीनों सर सुलभ का मतलब हो गया बाजार में ही है, तो फैक्ट्री हम लोग बाजार में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहीं पे उसको हमको बेच भी देना है। तो इसका कंडीशन क्लियर। अब देखिए आगे, अगर शुद्ध व स्थानीय है, शुद्ध व स्थानीय है तो स्वाभाविक है कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको बनेगी। बनने का मतलब हो गया कि आप क्या करिए कि जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग फिगर बनाते हैं इस तरह से, जैसे देखिए कैसे बना, एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, और ये मान लीजिए एक रॉ मटेरियल 1 है, ये रॉ मटेरियल 2 है, ये रॉ मटेरियल 3 है, ये मान लीजिए मार्केट है, जम है। अब देखिए अगर हम लोग
अगर हम लोग फैक्ट्री यहाँ लगा दे, इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दे, क्या करना पड़ेगा? ये ढो करके यहाँ ले जाना पड़ेगा, ये ढो करके यहाँ ले जाना पड़ेगा, और सबको ले जाना पड़ेगा फिर यहाँ। समझ आई नहीं? तो मिला के शुद्ध है, शुद्ध का मतलब बेड में कोई चीज जाएगा नहीं, यानी कि तैयार माल हो, कच्चा माल हो, तो स्वाभाविक हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को चाहे तो यहाँ पे अगर सबको हम लोग ऐसे लेके चले जाए, ऐसे यहाँ पहुंचा दे एक साथ, यही माल भी तैयार हो जाएगा और वस्तु भी बिक जाएगी। तो चाहे हम लोग ऐसे करके यहाँ लगाएंगे, तो इसको उठा के यहाँ, अगर यहाँ लगाते हैं फिर यहाँ भी ले जाना पड़ेगा, यहाँ लगाएंगे यहाँ भी ले जाना पड़ेगा, फिर सबको यहाँ भी ले जाना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या है कि हम लोग इसकी स्थापना कहाँ कर देंगे? बाजार के पास। यहाँ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार उठा करके हम लोग यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, इसको आराम से आप उठा करके बाजार में कर दीजिए। अगला जो कंडीशन है वो है मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ के साथ आपको दिक्कत होगी अगर मान लीजिए इसका वेट ज्यादा सबका आ रहा है, ज्यादा वेट आ रहा है, ज्यादा वेट आएगा, अब आपको दिक्कत आएगी। ये मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, मान लीजिए कोयला है, ये मान लीजिए लौह है, ये मान लीजिए मैग्नीज है। इसका जो जब बनेगा आयरन, जिसे आप लोहा इस्पात कहते हैं, उसकी वजनाई क्या होगी? इन सबकी तीनों की ज्यादा होगी। इसको कहीं भी ढोक ले जाएंगे आपको दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप बाजार में ले जाते हैं ढोक करके बाजार में, तो स्वाभाविक है बाजार में क्या होगा? बाजार में इसको ले जाएंगे, ये भी ज्यादा लगेगा, इसको भी ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे, क्या होगा? इससे आपको ज्यादा वजनाई का सामान ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मिला के बाजार के पास स्थापना इसकी नहीं हो पाएगी। अब इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उद्योग की स्थापना कहाँ किया जाए, क्योंकि क्लियर नहीं है। अब इसके लिए जो अभी मैंने प्रमुख शब्दावलियां बताया था, जिसका नाम था मटेरियल इंडेक्स, क्या था? पदार्थ सूचकांक। क्या था? पदार्थ सूचकांक में ये था कि आपको 3 तरह के इंडेक्स मिलते थे कि अगर पदार्थ सूचकांक एक से अधिक, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर जाएगी, क्लियर अब नहीं जा रही? क्लियर आ रही है अब आ रही है सर। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे अपलोड भी होगा, चीजें उनका क्लियर हो जाएगा, समझ यूट्यूब भी देख लीजिएगा एक बार ना। या जब रिकॉर्डिंग भी आपको उसमें जाता होगा ना, जब उसको खिसकाएंगे तो 10-15 मिनट बाद रिकॉर्डिंग, इसी की रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध हो जाती होगी। एक बार रिकॉर्डिंग सुन लिया तो बात क्लियर हो जाएगी एकदम ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने ये बताया कि देखिए अगर सर्वसुलभ पदार्थ है, ठीक है, तो उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? बाजार के पास। स्वाभाविक है, अगर शुद्ध व स्थानीय है तो सबको उठा करके, अगर 3 प्रकार का है, सबको उठा के इकट्ठे पहुंचा दीजिए, फिर इसको यहाँ पहुंचाएंगे, इसको यहाँ पहुंचाएंगे, फिर सब जाएगा। उससे अच्छा है कि सबको अपने रास्ते में बाजार के पास पहुंचा दीजिए, बाजार में स्थापना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रित बाजार में साधन लागत अधिक लगता है। मिश्रित बाजार में साधन अधिक लगता है। मिश्रित पदार्थ जब होगा तो स्वाभाविक है, इसका मतलब हो गया कि जो रॉ मटेरियल उसका वेट ज्यादा है, वजनाई ज्यादा है, तो अब उसमें आपको ये दिमाग लगाना उसको कम से कम परिवहन उसका करना है। अगर सबको ढो करके बाजार के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? आपकी परिवहन लागत ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब हो गया क्लियर नहीं हो रहा है इसकी स्थापना हम लोग करें तो करेगा। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ उन्होंने कुछ बताए हैं, कुछ संकल्पनाएं बताया। जैसे एक संकल्पना है जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीयकरण त्रिभुज। स्थानीयकरण कहते हैं लोकेशनल ट्रायंगल। ठीक है, एक्चुअली मिश्रित पदार्थ की में उद्योग की स्थापना कहाँ किया जाए, उस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने स्थानीयकरण त्रिभुज की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ये दिमाग रखिए, क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसके पास स्थापना की, इसके पास यहाँ कहाँ स्थापना किया जाए, यहाँ पे किया जाए, यहाँ किया जाए, यहाँ किया जाए, यहाँ किया जाए, कहाँ क्लियर नहीं है। उन्होंने एक
अलग से संकल्पना का प्रतिपादन किया जिसका नाम था स्थानीयकरण त्रिभुज, लोकेशनल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें सब्जी उब्जी कहाँ बच्चा को कुछ क्या करूँ तो संक्रांति करूँ तो देखिए लोकेशनल ट्रायंगल में मान लीजिए एक तो स्थानीयकरण त्रिभुज है, इसमें एक सब तुरंत है पदार्थ सूचकांक, इन दोनों का सहारा लिया उन्होंने, यानी कि दो या दो से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग के अंतर्गत अगर कच्चे माल मिश्रित प्रकार का रॉ मटेरियल है, मिक्स रॉ मटेरियल है, तो उस स्थिति में उद्योग की स्थापना कहाँ की जाए ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए उसको क्लियर करने के लिए या उस उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्थानीयकरण त्रिभुज तथा पदार्थ सूचकांक का सहारा लिया। अब मान लीजिए वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि देखिए कंडीशन नंबर 1 वो कहते हैं अगर मान लीजिए mi ग्रेटर देन 1 यानी कि mi का मान 1 से अधिक है, तो वो ये कहते हैं, सांकेतिक रूप से चित्र बनाते हैं और वो ये कहते हैं, ये कंडीशन मान लीजिए है R1 R2 R3 M, मान लीजिए चित्र बना लीजिए। वो ये कहते हैं कि अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन मान लीजिए है, तो उद्योग की स्थापना वो कहते हैं कि आप कहीं कहीं आप थोड़ा सा झुक के करिए। झुक का मतलब ये जैसे देखिए, मतलब झुक के मतलब आप झुकाव जो आपका होगा वो कच्चे माल के स्रोत के समीप होगा, क्योंकि एमआई का मान 1 से अधिक आ रहा है। एमआई अगर मान लीजिए मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक है यानी कच्चे माल का भार बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक है आपको उद्योग की स्थापना कच्चे माल के समीप बना चाहिए। इसलिए कर नहीं सकते इसलिए क्योंकि नहीं तो ढो करके सबको एक जगह फिर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा जगह करिए चीजों को ले जाने में आसानी हो, तो सांकेतिक रूप से मान लीजिए हम यहाँ कर देंगे, ये यहाँ से ऐसे पहुंच जाएगा, ये ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा, ये ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा और सब तैयार माल यहाँ पे। तो एमआई अगर 1 है तो स्वाभाविक है हम लोग इंडस्ट्री कहीं कच्चे माल के स्रोत के पास ही स्थापित करेंगे और वहां से सारे कच्चे माल को पहुंचाएंगे उस इंडस्ट्री के पास, किसी एक कच्चे माल के स्रोत के पास नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर वहां से अपना उसी के समीकरण कहीं करेंगे, यानी हम लोग रॉ मटेरियल वाले क्षेत्र में कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन ये हो गई। मान दूसरी कंडीशन ऐसे इसको बना लीजिए सब लोग। दूसरी कंडीशन मान लीजिए ये हो जाए, मान लीजिए R2 है और mi बराबर 1 हो जाए, mi बराबर 1 यानी कि मटेरियल इंडेक्स बराबर 1 हो जाए। मटेरियल इंडेक्स 1 का मतलब हो गया कि मिश्रित पदार्थ और पदार्थ तैयार माल दोनों का भार एक ही आ जाए। अब लेकिन मान रहा मटेरियल 2 या 2 से अधिक है, तो कुल देखिए जो कंडीशन बता रहा है mi बराबर 1 बराबर शुद्ध पदार्थ हो गया, तो हम लोग इस त्रिभुज के बीच में कहीं कहीं इंडस्ट्री बना देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ सारे कच्चे माल को पहुंचाएंगे, यहाँ सारे कच्चे माल को पहुंचाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इसको जो है हम लोग यहाँ तैयार करके यहाँ पहुंचा देंगे सेंटर में, क्योंकि mi बराबर 1 का मतलब शुद्ध पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। तो इस त्रिभुज के स्थानीयकरण त्रिभुज के बीच में कहीं उनको स्थापित करेंगे, यहाँ पर सारा कच्चा माल पहुंचा देंगे यहाँ, तो यहाँ से फिर तैयार माल को मार्केट में पहुंचा देंगे, ठीक है। और अगर कंडीशन ये तो 2 हो गया, कंडीशन नंबर 3 अगर मान लीजिए mi मटेरियल इंडेक्स, देखिए इसी का शॉर्ट फॉर्म है mi, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये स्मॉलर देन 1 है, यानी कि अगर mi पदार्थ सूचकांक का मान 1 से कम आता है। देखिए कई बार मैंने शुरुआत में बताया पदार्थ सूचकांक बराबर कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का भार, यही बताया था। यानी कि अगर इसका मान अब 1 से कम आ जाता है, इसका वेट कम होगा इससे, तो स्वाभाविक है कि हम लोग इसकी स्थापना कहाँ करेंगे, मार्केट के आसपास करेंगे, यहाँ पे सबको यहाँ ढूंढ के चले जाएंगे ऐसे और
3 कंडीशन आपकी हो गई। देखिए त्रिभुज ये बन जाएगा ऐसे। नंबर 2 त्रिभुज आप बनाना चाहें तो ऐसे कर दीजिए ऐसे। नंबर 2 का मतलब मान लीजिए कि हमारा है एमआई बराबर 1 है, तो यहाँ बीच में कर दीजिए सांकेतिक रूप से। यहाँ से पहुंचा दीजिए, यहाँ से पहुंचा दीजिए, यहाँ से पहुंचा दीजिए, यहाँ दीजिए R1, यहाँ दीजिए R2, यहाँ दीजिए R3 और यहाँ से सब पहुंचा दीजिए मार्केट के पास। एमआई बराबर 1 यानी कि शुद्ध पदार्थ है, तो हम लोग मार्केट त्रिभुज के बीच में स्थापना कर देंगे। अगर नंबर 1 एमआई जो 3 हो गया 2 हो गया, मान लीजिए कंडीशन नंबर 1 मैंने ये बताया था आपको कि मान लीजिए त्रिभुज ऐसे बना और R1 R2 R3 ये है। ऐसी स्थिति में 2 की स्थापना कंडीशन में हमने एक ये बताया था एमआई बराबर एमआई ग्रेटर देन 1। एमआई ग्रेटर देन 1 का मतलब एमआई का मान 1 से अधिक है, तो 2 की स्थापना कच्चे माल का भार अधिक हो रहा है, तो स्वाभाविक हम लोग 2 की स्थापना इसके पास ही नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे, ऐसे पहुंच जाएगा सब और यहाँ से उठा करके हम लोग मार्केट के पास पहुंचा देंगे। ये थोड़ा संकेत दीजिए, इंडस्ट्री का जो संकेत बना इसको ध्यान रखिए। अगर एमआई बराबर 1 है त्रिभुज के बीच में 2 की स्थापना पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। अगर एमआई का मान 1 है तो बाजार के समीप 2 की स्थापना, क्योंकि तैयार कच्चे माल का भार बेहद कम है, तैयार माल का अधिक है, तो स्वाभाविक है हम लोग उसको बाजार के समीप स्थापित करेंगे ताकि हमको तैयार माल का वजन ज्यादा, इसलिए उसको हम लोग को ज्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। और अगर एमआई का मान 1 से अधिक है जिसका मतलब कच्चे माल का भार बहुत ज्यादा है, तो हम 2 की स्थापना कहाँ करेंगे? कच्चे माल के स्रोत के पास, क्योंकि कच्चे माल का भार ज्यादा है, कच्चे माल का भार ज्यादा है। अगर उसको हम ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे, परिवहन करेंगे, तो लागत हमारी ज्यादा आ जाएगी। परिवहन लागत कम करना ही इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए इनको पहले विचार करेंगे। इस तरह से उन्होंने मिश्रित पदार्थ 2 या 2 से अधिक कच्चे माल की स्थिति में जो मिश्रित पदार्थ के कंडीशन था, मिश्रित पदार्थ के कंडीशन में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, उद्योग की स्थापना कहाँ की जाए, तो उन्होंने उसके लिए लोकेशनल ट्रायंगल जिसे आप स्थानिकल त्रिभुज हिंदी में कहेंगे और पदार्थ सूचकांक के माध्यम से जो समस्या को हल करने का सुझाव बताया, जिसमें उन्होंने 3 कंडीशन की चर्चा की। अगर मान लीजिए एमआई का मान 1 से अधिक है तो 2 की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास होगी। अगर मान बराबर है, एमआई बराबर 1 है, तो स्थानिकल त्रिभुज के सेंटर में केंद्र में 2 की स्थापना होगी। अगर एमआई का मान 1 से कम है तो 2 की स्थापना बाजार के समीप होगी। ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई क्लियर। ये इनके सिद्धांत का मुख्य पहलू यही है। सर इसमें अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता होगा? अप्रत्यक्ष कर? क्या अप्रत्यक्ष कर? जो सर मिश्रित मतलब कोई कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष कर लगेगा? नहीं, कर वार की चर्चा नहीं करनी है, शुरुआती सिद्धांत मैंने कहा था, बस सिर्फ परिवहन लागत में विचार करिए, ठीक है। अच्छा, ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत में वेबर ने जो कहा वही पढ़ेंगे, यहाँ कर की बात नहीं करेंगे। आपने लोन लिया है इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। मशीन वगैरह फैक्ट्री वगैरह जो खरीद के ला रहे हैं उस पर कोई चर्चा करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ परिवहन। रॉ मटेरियल आपके पास है, उसके परिवहन में सिर्फ फोकस करेंगे। अभी आगे बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। फोकस रहिए, फोकस रहिए आपके सिद्धांत में सिर्फ ना। अब ये शुरुआती मैंने क्या कहा, अगर कोई पूछे उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, तो कौन है? वेबर है। वेबर पहला व्यक्ति था जिसने उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत की स्थापना करी, एक मॉडल बनाया, ठीक है। बाद में भी बहुत सारे सिद्धांत जुड़ेंगे और उसमें बहुत सारी पहलुओं की बात की गई है, उसमें भी हम लोग शुरुआती इन्होंने जो बात कही उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत है किसी को? अगर कच्चे माल का भार अधिक है या एमआई का मान 1 से अधिक है, उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? एमआई का मान 1 से अधिक तो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, कच्चे माल की ओर, कच्चे माल की बात लगेगा। अगर एमआई बराबर 1 है तो दो कहाँ लगेगा? त्रिभुज के बीच में। यस ना, यस, ठीक है कि नहीं? और अगर एमआई का मान 1 से कम है तो दो कहाँ लगेगा? बाजार में, बाजार के समीप, हाँ। ठीक है ना। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं जो चित्र बना था? समझ में आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए,
ऐसे देखे ना, ये समझाने का उनका तरीका है, बाकी बहुत ज्यादा ना आप अगर वैसे सोचेंगे तो फिर इनके हिसाब से आपको अपने दिमाग में भरना है, बात को समझने का प्रयास करना। चलिए, अब फुल लाइन का मेन सिद्धांत खत्म हो गया। अब देखिए अगला जो हम लोग फार्मेटिंग करें तो उसमें था न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन। ठीक है, तो एक था इनका, उसमें था एक एकत्रीकरण का प्रभाव। याद है कि नहीं, जो बताए थे शुरू में एकत्रीकरण का प्रभाव समझ में आया कि नहीं, बता रहे थे न्यूनतम परिवहन लागत से बिंदु, ये कहते हैं देवर कि हम लोग न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन कर सकते हैं, बशर्ते न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से जब हम लोग विचलन करें, जितनी दूरी पे जाएं, उससे जो हानि हो रही है परिवहन लागत हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। बात समझ कि नहीं? ये कह रहे हैं कि हम लोग लीस्ट कास्ट पॉइंट यानी न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से हम लोग हट सकते हैं, हट करके इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं, बशर्ते जो न्यूनतम परिवहन लागत जो है, यानी जो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु है उस स्थान से जहां हम लोग इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, जो अतिरिक्त परिवहन लागत आने जा रहा है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। तो उसमें उन्होंने एक बात करी, एक संकल्पना की जिसे एकत्रीकरण का प्रभाव कहते हैं। एकत्रीकरण के प्रभाव का मतलब बस यही होता है, दिमाग रखिए कि वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्र हो जिसे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, उसमें मान लीजिए कहीं इंडस्ट्री एक जगह कहीं लगी है और इंडस्ट्री के आप स्केल को बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक उद्योग लगा है, 2 इकाई चलती है, जैसे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, 2 यूनिट चलती है, और मान लीजिए कि आप पहले सोच लीजिए कि हम 4 यूनिट लगाएंगे, तो 4 यूनिट लगाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, मतलब उत्पादन ज्यादा बिजली की उत्पादन होगा। और लेकिन आपको उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब सिर्फ यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनाना है, रोड नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत सारा एक इंडस्ट्री को लगाने में बहुत सारी फैसिलिटी की, अदर फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री मान लीजिए गन्ना उद्योग है, गन्ना उद्योग के क्षेत्र में आप मान लीजिए आप एथनॉल इंडस्ट्री लगा दीजिए। एथनॉल माने जैसे पेट्रोल बनने जा रहा है, ठीक है, या मान लीजिए लिकर उद्योग लगा दीजिए, शराब उद्योग लगा दीजिए, ठीक है, उसका पेपर उद्योग लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब आप एक ऐसे क्षेत्र में आप इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं जो न्यूनतम परिवहन लागत वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहां पे इस तरह से पश्च प्रभाव जिसे आप बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, ऐड हो रहे हैं क्या, कास्केडिंग इफेक्ट जिसे बोलते हैं आप, ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, तो आज इसी हम लोग अभी 2 मिनट क्लोज करेंगे, फिर किसी दिन कल। देखिए न्यूनतम परिवहन लागत का मतलब ये होता है, ये एकत्रीकरण के प्रभाव का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे स्थान में उद्योग की स्थापना कर सकते हैं जहां पर आप विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करके आप बहुत सारे कॉमन लागत से बच सकते हैं। जैसे कॉमन लागत का मतलब होता है, जैसे रोड तो आपको बनाना ही पड़ेगा, स्कूल आपको बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल आपको बनाना पड़ेगा, बैंक की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। इस तरह की जो कॉमन लागत होती है उससे आप बच सकते हैं। और क्योंकि साझा उपयोग होगा तो साझा उपयोग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे आप न्यूनतम परिवहन लागत से बच जाएंगे, तो वो जो लागत आपका बच रहा है तो क्षतिपूर्ति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने चित्र बनाया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, फिर एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, और एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, और 3 त्रिभुज, इसी से टारगेट रख के 3 त्रिभुज खींचा ऐसे, ये इससे ऐसे खींचा, 3 त्रिभुज खींचा, इसको करके एक त्रिभुज खींचा, इसको करके एक त्रिभुज खींचा ऐसे। अब ये देखिए तीनों का कॉमन क्षेत्र है, ये तीनों का कॉमन क्षेत्र है। तीनों के कॉमन क्षेत्र को उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, देखिए ये जो वृत्त खींचा गया है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोपेन। क्या बोलेंगे? आइसोटोपेन। समझ में आ रही बात की नहीं? ये ट्रायंगल से जो हम लोग त्रिभुज खींचेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोपेन बोलेंगे। आइसोटोपेन माने समान परिवहन लागत की रेखाएं, लेकिन एक ऐसी रेखा जिसमें तैयार माल उत्पादित वस्तु का भार दोनों शामिल हो, ठीक है।
और इससे तीनों त्रिभुजों के सेंटर में जो बिंदु उसको मिलाकर जब खींचेंगे तो एक ऐसा क्षेत्र बनेगा। जो तीनों वृत्तों के द्वारा क्या होगा, वृत्तों के बीच का क्षेत्र होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे एकत्रीकरण के प्रभाव वाला क्षेत्र। एकत्रीकरण के प्रभाव वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर एक मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया, इसीलिए उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे देखिए आप वो ये कहते हैं कि एक ही उद्योग के यूनिट बढ़ा करके, यूनिट माने कम यूनिट है, कम मात्रा का उत्पादन कर रहा है, उसकी उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपने उद्योग की मात्रा, उद्योग के स्केल को बढ़ा दिया, उद्योग के आकार को बढ़ा दिया, उत्पादन तो ज्यादा होगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक उद्योग पर आधारित सहायक उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। जैसे हमने बताया गन्ना उद्योग में मान लीजिए आप पेपर मिल यानी कि कागज उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, एथेनॉल उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, लीकर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, आपको तुरंत वही कच्चा माल सहायक उद्योग को मिल जाएगा और आपको अपना सामान बेचने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और आपको एक अतिरिक्त लाभ का जरिया बन जाएगा। और जो आप किसी न्यूनतम परिवहन लागत बिल पे जो आपने विचलन किया है उससे आपको लाभ की स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना भी कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन मैंने बताया, एक ही उद्योग की स्केल को बढ़ा दीजिए यानी उसकी साइज को बढ़ा दीजिए, यानी अगर वो 100 टन किसी चीज का उत्पादन करता है उसको कर दीजिए 400 टन कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से बिजली की बात है, अगर वो 100 मेगावाट उत्पादन कर रहा है उसको 500 मेगावाट कर दीजिए। इसी तरह से अगर एक ही उद्योग पर आधारित कई सहायक उद्योग की स्थापना की बात होती है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे हमने गन्ने उद्योग का आपको बताया, गन्ना के मतलब शुगर केन फैक्ट्री कहीं लगी है, शुगर केन फैक्ट्री के साथ आप एथेनॉल फैक्ट्री लगा दीजिए, पेपर फैक्ट्री लगा दीजिए, आप लीकर फैक्ट्री लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को कच्चा माल तुरंत वही मिल जाएगा और आपका माल वहां पर तुरंत बिक जाएगा शुगर केन फैक्ट्री का। इससे क्या होगा, आपको अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी और जितना आप न्यूनतम परिवहन लागत से हटे हैं उतना से ज्यादा आपको लाभ हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि आप न्यूनतम परिवहन लागत से उतना ही हटेंगे जितना आपको एकत्रीकरण के प्रभाव से मिल रहा लाभ जितना है, या तो उससे ज्यादा हो या तो उसके बराबर हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एकत्रीकरण के प्रभाव से प्राप्त लाभ क्या हो, अधिक हो या बराबर हो। बात समझ में आएगी नहीं? मैं ये कह रहा हूं एकत्रीकरण के प्रभाव का मतलब पहले समझिए। मैंने कहा कि आप एकत्रीकरण का प्रभाव 2-3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1, एक ही उद्योग की स्केल को बढ़ा दीजिए, यानी कि अगर वो 100 टन लोहा इस्पात बनाता है जिसका 500 टन कर दीजिए, तो वो 100 टन से 500 टन करने में उसको अलग से फैक्ट्री नहीं स्थापित करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। इस तरह से आप एक ही मुख्य उद्योग पर आधारित सहायक उद्योग की स्थापना कर दीजिए, इससे सारे उद्योग तेजी से फैलेंगे और मुख्य उद्योग को भी तमाम तरह का लाभ होगा और उसमें ज्यादा उसकी व्यवस्था नहीं करनी। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापन कर देंगे तो जो कॉमन सुविधाएं होती, स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, बैंकिंग है, बिजली है, इस तरह की चीजों की ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आप जैसे सपोज मान लीजिए घर ही बनवा रहे हैं, एक फ्लोर आपने घर बनवा दिया, उसके ऊपर बनवाने ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग कई जगह घर बनाएंगे तो आपकी लागत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है एकत्रीकरण के प्रभाव से उत्पन्न जो लाभ है, अगर वो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से जब जितना विचलन किया उससे जो होने वाली हानि है उससे अगर अधिक है तो आप एकत्रीकरण से उत्पन्न प्रभाव, जहाँ ये लाभ है जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहां उद्योग की स्थापना करेंगे। और जब वो बराबर हो जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एकत्रीकरण के प्रभाव से उत्पन्न जो लाभ है, अगर उसकी मात्रा न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से होने वाली हानि से अगर कम हो जाए, यानी कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कम हो जाए, तो फिर आप नहीं हटेंगे, यानी कि वहीं तक हटेंगे जहां तक एकत्रीकरण से उत्पन्न जो लाभ है उसकी मात्रा अधिक हो या न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन से जो उत्पन्न हानि है उसके बराबर हो या उससे अधिक हो, वहां तक हटेंगे, उस क्षेत्र तक हटेंगे। दिमाग में रखना है।
ये अपना एक टॉपिक है। अब देखिए अगला टॉपिक आपका रहेगा श्रम का प्रभाव। इसी को हम लोग क्लोज कर देते हैं, कल देखेंगे हम लोग। सर कल कितने बजे तक क्लास लेंगे? नहीं समझ में क्लास आए? कितने बजे लेंगे? यही टाइम रहेगा। देखिए ऐसे 3 फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे 3 फिगर बना लीजिए। और समझने का मतलब मैंने आपको बताया एकत्रीकरण से उत्पन्न प्रभाव का मतलब ये है कि जो मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताया, एक ही उद्योग की स्केल को बढ़ा दीजिए, साइज को बढ़ा दीजिए, एक उद्योग पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना कर दीजिए। विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना करने से कभी कुछ कॉमन लाभ होगा। कॉमन मतलब रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजली है, बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब कॉमन हो जाता है। इससे भी बहुत, अगर आप अलग अलग उद्योग की स्थापना अलग अलग क्षेत्र में करेंगे तो ये सब सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी ना। एक ही क्षेत्र में स्थापित कर लेंगे तो उससे आपको वो आपको लागत नहीं वहन करना पड़ेगा। तो वो जो बचत होता है, वो जो बचत होगा तो लाभ होगा। तो वो लाभ जो है आपको आपके जो जो एक लाभ होता है उससे आपको उसमें लाभ जो है ज्यादा हो जाता है आपका। ठीक है, तो स्वाभाविक है वो जो लाभ प्राप्त होगा वो आपके लिए एक अलग से प्रेरणा का काम करेगा कि आप न्यूनतम परिवहन लागत बिल से कुछ उस क्षेत्र में भी आप उद्योग की स्थापना कर सकते हैं जिस क्षेत्र में ये सारी कंडीशन मिल रही है। एकत्रीकरण से उत्पन्न लाभ अधिक हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एकत्रीकरण से उत्पन्न लाभ अधिक होना चाहिए न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इस फिगर को ऐसे बनाना, देखिए ये है, इसी को टारगेट रखते हुए गोला ऐसे बना देंगे। क्या बना देंगे? एक गोला बना देंगे, ऐसे गोला बना देंगे, फिर ऐसे गोला बना देंगे, ऐसे फिर गोला बना देंगे ऐसे। ये जो काटने वाला क्षेत्र है इसी को हम लोग सांकेतिक रूप से दिखाते हैं एकत्रीकरण से उत्पन्न लाभ। ये है, ये एकत्रीकरण से उत्पन्न लाभ हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे श्रम का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? श्रम का प्रभाव। अभी देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही, धीरे सही होगा। ठीक है, चलिए एक्चुअली बीए फर्स्ट ईयर का क्लास आज लेना है ना। ठीक है, ठीक, ओके।